आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में रात एक खतरनाक मर्डर के बाद पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ गया। डीजे संचालक अर्जुन के घर वालों ने पोस्टमार्टम हाउस पर जाम लगाया तो अफसरों को पहुंचना पड़ा। वो हत्या के बदले एनकाउंटर और बुलडोजर की मांग उठा रहे थे। इसे देखते हुए अंत्येष्टि में भारी फोर्स लगाना पड़ गया। अब पुलिस टीमें डीजे संचालक को गोली मारकर फरार होने वालों का पीछा कर रही हैं। किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश में है। मुहर्रम का चांद दिख गया है। प्रशासन और पुलिस की मीटिंग में साफ कर दिया गया है ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कह दिया है ना तो नई परंपरा पड़ेगी और ना कानून को कोई अपने हाथ में लेगा। बीवी की लाश मिलने से शौहर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है। पुलिस ने मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 बदमाशों पर गोली चलाई है। एक हाथ आ गया, दूसरा फरार हो गया। मंत्री के भतीजे के लहूलुहान होने के बाद टीमों ने चाइनीज़ मांझा पकड़ने को छापे मारे हैं। चौपला क्रॉसिंग पुल की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। अब इसे तड़के ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। डीजे संचालक की अंत्येष्टि में बेहद कड़ी सुरक्षा। संजय नगर में रात मर्डर के बाद डीजे संचालक की दोपहर अंत्येष्टि की गई तो सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े कर दिए गए थे। पुलिस के साथ खुफिया इकाइयां भी अलर्ट मोड पर थीं। दरअसल संजय नगर गुसाई गोटिया के रहने वाले डीजे संचालक अर्जुन मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुंची तो परिजन बिगड़ गए। जाम लगाने के बाद अच्छा खासा हंगामा किया। वो कत्ल के बदले एनकाउंटर और आरोपियों घर पर बुलडोजर चलाने की मांग उठा रहे थे। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने पहुंचकर उन्हें समझाया, शांत किया, जाम खुलवाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। पहले आपको ये हंगामा दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि जब पोस्टमार्टम के बाद शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया तो किस तरह सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे। नमस्कार, मैं इसमात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हूँ। आप देखिए कई थानों की यहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली गई है और जिस तरीके से संजय नगर में एक मर्डर की जो घटना है, अर्जुन के नाम जो व्यक्ति है जो कि डीजे संचालक बताया जा रहा है, उसकी जो मौत हुई है उसके बाद परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात है। कई आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी बताया गया कि यहाँ पर परिजनों ने पूरा जो है रास्ता यहाँ पर जाम कर दिया था। उनकी मांग थी कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा आक्रोश यहाँ जो परिजन है उनमें जो है देखा गया। जो पोस्टमार्टम हाउस है जहां तक आपकी नज़र जाएगी तो पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। कई थानों की फोर्स यहां पर लगा दी गई है। कई सीओ, एएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर कई जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर बुला लिए गए हैं। गुड़िया मौर्य। कहाँ रहती हो आप? संजय नगर तीरमूर्ति। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ में? बेटे के साथ में अनुज बुला के लेके गया था घर से। उसमें कहा गए थे खाना खा के लेटा था, वो अनुज बुला के लेके गया था। बातचीत कर रहे थे जो लोग, उसने दूसरे लड़के ने आके उसके बंदूक मार दी। कहाँ पर मारी थी बंदूक? ये मारी है यहाँ। किस जगह की घटना है ये? ये मुसाई गोटिया के मंदिर के बराबर की है, हमारे घर से थोड़े आगे के लिए। किस समय की रही होगी घटना? ये 10:30 बजे की है। क्यों मारी थी? वजह क्या रही थी? बजे क्या रही थी, वो लड़की को परेशान करता था। वो लड़का पीछे वाले जो लड़के हैं परेशान करते थे उसको। उसने अपने भाई से बोला जाके, तो भाई ने उससे कहा भाई क्यों परेशान करता, क्या बात है? तो उसने उसको मारा पहले। तो उसको मारने के बाद में तो उन्होंने बंदूक मार दी। सब पता है किसने चलाई। और जैसे मेरे बेटों को मारा ऐसी मैं भी चाह रही हूँ कि उनको भी ऐसी मराए। मैं भी जैसे मेरे बेटों को मारा उन लोगों ने चारों ने मिलकर, ऐसे मैं अपने बेटे को उनको भी मरवाना चाहती हूँ और उनके दरवाजे पर घर पर बिल्डोरे चंग है। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा इंसाफ चाहिए सर। अभी तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि अर्जुन सन ऑफ राकेश, उम्र लगभग 21 वर्ष, इसकी बहन और कुश जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी आपस में वार्ता थी, इनका प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते अर्जुन और कुश का आपस में विवाद था। कल कुश अपने मित्रों अर्पित मौर्य एवं कपिल इनको साथ में लेकर अर्जुन के पास गया। इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान अर्पित मौर्य द्वारा अर्जुन के सिर पर अवैध असले से फायर कर दिया गया।
और ये सभी मौके से फरार हो गए। जो आरोपी हैं वे सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कड़े सुरक्षा के इंतजाम है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। संजय नगर शमशान भूमि पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं अर्जुन का जो है सब यहाँ पर लाया जा रहा है। परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो LIU से लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस की टीम है वो भी यहाँ पर पूरी एक्टिव है और लगातार कई टीमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरोपियों की तलाश में है। कुछ लोगों को पहचान कर ली गई है और अब वो जो है शमशान भूमि स्थल है कि जहाँ पर ये जो पूरी आप देखिए कड़े सुरक्षा के बीच यहाँ पर ये पूरा जो अंतिम संस्कार है उसको किया जा रहा है। खेत देखने की बात कहकर गए युवक का मर्डर। थाना फतेहगंज पश्चिमी में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। टिटौली गांव के रहने वाले धर्मपाल पत्नी से खेत देख कर आने की बात कहकर घर से निकले थे। वो 3 घंटे बाद जब वापस नहीं लौटे तो उनको तलाशा गया। तब गांव के एक युवक को चरई के खेत में उनकी लाश दिखाई दे गई। सूचना मिलने के बाद घर वालों के साथ गाँव के लोग खेतों की तरफ दौड़ पड़े। लाश की हालत देखने से साफ हो रहा था कि मौत से पहले धर्मपाल के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। छानबीन के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई का कहना है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। जल्द राज सामने आना चाहिए कि आखिर भाई की हत्या क्यों हुई और ये किसने की है। राम कुमार, कहाँ के रहने वाले? टिटौली। सब सुबह 6 बजे हमारे भाई जब खेत देखने गए थे तो करीब 9 बजे तक वो लौट के वापस नहीं आए। तभी हमारा भतीजा देखने के लिए गया था तो कहीं नज़र नहीं आया। फिर 1:30 बजे के बाद एक बंदा खेत पे चरी लेने गया था तो उसकी चरी में ही पड़े हुए मिले थे। तो उनकी पीठ की खाल छुली हुई है, हाथ टूटा हुआ है, पैर बंधे हुए थे, निशान है पड़े हुए और पीठ की खाल, पैरों की खाल सब छुली हुई है। कोई पूर्व में रंजिश भी रही है कोई परिवार से? कोई अभी तो कोई रंजिश नहीं है। कोई रंजिश नहीं। कभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? ना, अभी तो कोई रंजिश किसी से। पे आपको शक जा रहा है, क्या मान रहे हैं? अभी ऐसे तो किसी पे किसे बता सकते हैं सर। अभी तो कोई लिखित तहरीर दी है आपने थाने में, कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? न पहले की कभी नहीं है, अभी तो करके आए हैं, लिखी पड़ी हुई है। हाँ। थाना कौन सा लगता है आपका? फतेहगंज पश्चिम। भाई क्या करते थे? मजदूरी। आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं। भाई की शादी हो गई, परिवार में कौन है? जी, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं हम। खेत कितना दूर था घर से आपके? करीब 1-2 किलोमीटर गाँव से। कितने बजे निकले थे? सुबह 6:30 बजे। क्या क्या निकले थे? वो भाभी जी हमारी जो बोली कहाँ जा रहे हो, काम पे नहीं जाओगे? तो उन्होंने कह दिया कि अभी आ रहा हूँ, खेत देख आऊँ। खेत देखने के बाद तभी काम पे जाऊँगा, आप खाना बनाओ। तो वो खाना बना रही थी, वो खेत देखने चले गए। जब पता चली कि वो है ही नहीं, आई ही नहीं, 2-3 घंटे लौट के तो भतीजा देखने के लिए गया। भतीजा कितना बड़ा है? करीब 10-12 साल का। अब उन्होंने आगे घर पे सूचना दी, ऐसा हो गया? नहीं, उनने नहीं दी थी, उन्हें मिला ही नहीं। फिर उसके बाद एक दूसरे हमारे यहाँ प्रजापति लोग उनमें के एक चरी काटने गए थे तो उनने देखा था, उनकी चरी में पड़े हुए थे। तो उनने घर आकर तुरंत ही वापस आ गए। वो लौंडा उनने बताया था कि भैया कहाँ है, तो उनने कहीं वो खेत पे गए, अभी लौट के नहीं आए। वो देखने गए थे, मिला नहीं। तो कहीं हमारे खेत में पड़े हुए हैं, जल्दी चलो। तो गाँव के सब लोग भागे थे। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से सर हम यही मांग चाहते हैं कि हमें जो न्याय मिले। जो भी हमारी रिपोर्ट में आए, हमें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे कौन पालेगा सर। शौहर हो गया फरार, बीवी की मिली लाश। कासगंज जिले के गांव नदरई की रहने वाली नादरीन बरेली में अपने शौहर शकील के साथ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर रहकर गुब्बारे बेचने का काम करती थी। यहां उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसके घर कासगंज खबर गई तो नादरीन लाश में तब्दील हो चुकी थी। उसकी बहन और दूसरे रिश्तेदार यहां पहुंच गए हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आइए सुनवाते हैं कि नादरीन की बहन शेरा बानो ने हमें क्या जानकारी दी है। सायरा बानो। कहाँ रहती हो? नदरई। क्या घटना हुई थी बहन के साथ? भैया घटना ये हुई थी कि 10 दिन पहले जो लोग घर से चले आए। वैसे झगड़े तो इनके घर पे भी कहाँ कलेश करते थे, लड़की से रखते थे। उसके बाद में जे बेला फसला के चले ले आए कि हम खाने कमाने के लिए जा रहे हैं, जो खाना बनाती रहेगी। कहाँ पर? घर से नदरई से क्या के ले आए, बरेली लेके आए थे। इन्हें करीब 10 दिन हो गए। जब ने गुब्बारे ऐसे फेरी वगैरह करके स्टेशन पे 2-3 दिन पहले पहुँचे तो वहाँ हमारी छोटी बहन और मिल गई, हीरा। तो मतलब मिलने के बाद में दूसरे दिन बता रही एक औरत और है साथ में, और 2-4 मतलब देखने वाले भी कह रहे हैं कि लड़की अच्छी खासी थी, नहाई है, धोई है खूब।
और नहाने धोने के बाद में कंगा डाला सिर में उसने अपने, खूब बाकायदे से बैठी है। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। जो हमारी बहन थी वो खाना लेने चली गई, कह के गई है कि लल्ली में खाना ले आऊँ, ले आओ भाजी। और वो मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब आदमी ने पता नहीं भैया क्या खिला दिया। वो वहाँ पर हमारी बहन लौट के आई, वो मुँह में से फसूकरे डालती हुई मिली उसे। कहाँ पर मिली थी? वही नदरी 4 नंबर प्लेटफॉर्म जंक्शन पे। ताज़िए की ऊंचाई तय कर दी गई 12 फीट। मुहर्रम से पहले जीआईसी ऑडिटोरियम में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई। 1 माह के दौरान होने वाले आयोजन सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम बातों को सामने रखा गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अविनाश सिंह ने साफ कर दिया कि मुहर्रम में किसी तरह की कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। ताज़िए की ऊंचाई ज़मीन से 12 फीट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जोर दिया कि इस बात को सभी ताज़िएदारों को पहुँचा दिया जाना चाहिए। इस दौरान ढीले बिजली के तारों, टूटे रोड, जल भराव और जुलूस के रास्तों में स्थापित अस्थायी डिवाइडर की समस्याएं भी रखी गईं। डीएम ने संबंधित विभागों के अफसरों से कहा है कि इन समस्याओं को समय रहते दूर कर दिया जाए। हर जुलूस के साथ बिजली विभाग, प्रशासनिक अमले में से कोई और पुलिस भी जरूर साथ रहे। नई उम्र के बच्चों को हिदायत दी जाए कि वो माहौल को ख़राब ना करें। अफसरों को निर्देश दिए कि फुल प्रूफ तैयारी रखें, कोई ऐसी घटना न घटने पाए जिससे प्रशासन और पुलिस की छवि खराब हो। अगर कहीं किसी तरह की समस्या आती है तो उच्च अधिकारियों को ज़रूर बताएं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। एसपी सिटी मानुष पारिक ने कहा कि ताज़ियों अलम के साथ झंडे भी होते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं। देख लिया जाए कि कोई तारों के संपर्क में नहीं आए। सीसीटीवी के साथ ड्रोन से भी निगरानी की बात कही गई है। बैठक में नगर आयुक्त संजीव मौर्य, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, सभी एसडीएम और सीओ मौजूद रहे। इस बीच शाम में मुहर्रम का चांद भी दिखाई दे गया। आम रोयत के बाद मरकजी दारुल इफ्ताह दरगाह अल हज़रत की रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी अज़द मियाँ के हवाले से बताया कि मुहर्रम की पहली तारीख 17 जून को होगी। यौम आशूरा 26 जून को मनाया जाएगा। इसी के साथ खानखानी आदिया के ज़ेर एहतमाम तख्त उठने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ शिया इमामबाड़ों में नवाख्वानी की गई। नवासे रसूल और 72 जानिसार साथियों की शहादत पर गम का माहौल है। चाइनीज मांझे को पकड़ने के लिए छापेमारी। गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे वीर सिंह गंगवार 15 साल के चाइनीज मांझे की चपेट में आने के बाद छापेमारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने पुलिस अफसरों की संयुक्त टीमों ने चाइनीज मांझे के संभावित ठिकानों पर छापे मारे। दुकानों और गोदामों में जाकर देखा कि चाइनीज मांझे की बिक्री या स्टोर तो नहीं किया गया है। अफसरों ने मांझे की डोर हाथों से तोड़कर चेक की। इस दौरान लोगों का आह्वान भी किया कि अगर उन्हें चाइनीज मांझे के बारे में कोई जानकारी मिले तो पुलिस से ज़रूर साझा करें, क्योंकि इससे पब्लिक का ही हित जुड़ा हुआ है। एसपी सिटी मानुष पारिक अभियान के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में ये जो चाइनीज मांझा है, अवैध मांझा है, इसके विरुद्ध लगातार अभियान चलता रहा है और इसमें एक नए सिरे से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति ये अवैध मांझा, अवैध स्ट्रिंग्स बेचते हुए पाया जाएगा, उसका भंडारण करते हुए पाया जाएगा या किसी भी तरीके से इसकी सप्लाई चेन में ये संलिप्त रहेगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ अवेयरनेस का भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि चाइनीज मांझे को यूज नहीं करेंगे, यदि करेंगे, घटना होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जाएगी जो चाइनीज मांझा यूज करता है। चाइनीज मांझा यूज करने पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और बहुत ऐसी घटनाएं भी हैं जो जानलेवा भी बन सकती हैं। तो इसी के लिए ये सघन अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो यहाँ पर पब्लिक है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वे इसके अंदर सहयोग करें और यदि उनके पास में सूचना हो कि कहाँ कहाँ चाइनीज मांझा अवैध रूप से बिक रहा है तो वो पुलिस को तुरंत सूचित करें। 3 मौतों के पीछे सामने आई तेज रफ्तार। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सेथल जादवपुर मार्ग पर गुजरे दिन बेहद ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। पुष्पेंद्र के साथ ही साइकिल से जा रहे 2 किशोरों की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस की तफ्तीश के बाद ये साफ हो गया है कि हादसे के पीछे बाइक की तेज रफ्तार वजह बनी थी। पुष्पेंद्र 24 साल निवासी ग्राम टांडा इनायतुल्ला कार को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान उसने सामने साइकिल से मेला देखने के लिए जा रहे नवाबगंज के मुड़िया बिशन सहाय गांव में रहने वाले भानु 12 साल और सुरेंद्र 15 साल को टक्कर मार दी। खुद भी बाइक के साथ गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे को लेकर सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र ने स्थिति साफ की है, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 15/6/2026 को दिन में समय 11:15 बजे के आसपास
चौकी क्षेत्र सैथल थाना हाफिजगंज जिला बरेली में एक बाइक सवार और साइकिल सवार के बीच एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के तत्काल बाद थाना प्रभारी हाफिजगंज, सीसी टीम हाफिजगंज और चौकी प्रभारी सैथल मौके पर पहुंचे तो पाया कि बाइक सवार पुष्पेंद्र पुत्र फूल सिंह निवासी इनायतुल्ला थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 30 वर्ष अपनी R1 बाइक से जादवपुर से सैथल की तरफ काफ़ी स्पीड में जा रहा था और अपने सामने जा रही कार को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच सामने से साइकिल पर आ रहे सुरेंद्र पुत्र जसवंत उम्र 18 वर्ष व भानु प्रताप पुत्र सोमपाल उम्र 12 वर्ष निवासी मुड़िया विशन सहाय थाना नवाबगंज, जो कि साइकिल से आ रहे थे, सामने से टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर दौरान इलाज इन तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों को पीएम के लिए भिजवाया गया। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। रामपुर में फेरे लेने वाली बरेली की मुस्लिम दुल्हन। मुस्लिम लड़कियों के हिंदू रीति रिवाज के साथ शादियों के मामले खूब सामने आ रहे हैं। अब जो हम आपको मामला बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, चौंकाने वाला और दिलचस्प भी है। इसका कनेक्शन बरेली के साथ रामपुर से है। लड़की बरेली के आंवला और दूल्हा रामपुर में मंडाइयान नादरबाग के रहने वाले हैं। गुजरी 12 जून को पुनीत कुमार ने रिया गुप्ता नाम की युवती के साथ घर पर ही फेरे लिए। उनके इस विवाह में नाते रिश्तेदार साक्षी बने। शादी से पहले और बाद वाली रस्म भी हुई, लेकिन 2 दिन में शादी बड़े रासपास का सबब बन गई। पुनीत कुमार के घर पर हंगामा होने लगा। उनका कहना था कि दुल्हन सामान बटोर कर रफू चक्कर होने की जुस्तजू में थी। जेवर और घर में रखा कीमती सामान कब्जे में ले चुकी थी। जब घर पर बवंडर फैला तो दुल्हन ने ही पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पुनीत कुमार के घर पहुंचकर छानबीन की तो भी सच्चाई सामने आने पर हैरान रह गई। पुनीत कुमार एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके थे। दरअसल वो सब्जी बेचते हैं। पिता का देहांत हो चुका है। घर पर माँ और भाई साथ रहते हैं। बहन की पहले ही शादी हो चुकी है। किसी वजह से उनकी अपनी शादी नहीं हो पा रही थी। तब उनके टांडा में रहने वाले मौसा ने अपने दोस्त कल्लू से बात की, जो टांडा के गांव गजरौला के बताए गए हैं। कल्लू ने उनकी मुलाकात राम सिंह से कराई। इन्हीं राम सिंह ने पुनीत कुमार और उनके मौसा को लड़की देखने के लिए 11 जून को बरेली बुलाया। लड़की पसंद आने पर उसका आधार कार्ड देखा गया। मुतमईन होने के बाद शादी को हाँ कर दी गई। इस नाम पर तय किए गए 1 लाख रुपए देकर लड़की को अपने साथ रामपुर ले आए। यहाँ 7 फेरों इत्यादि की रस्म हुई। पुनीत को लगा कि सुहाग रात से ही दुल्हन कुछ बेचैन है। पुनीत की माने तो शादी की पहली रात में ही वो भागने की कोशिश में थी। आइए ये पूरा किस्सा उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। मेरा नाम पुनीत है। मेरी शादी 11 जून को हुई, शाम के 7 बजे। बकायदा हरिद्वार का बताया गया मुझे। लड़की जो है रिया गुप्ता नाम बताया गया उसका, मगर उसका नाम यास्मीन था। वो जिला बरेली जनपद वो कहते हैं आंवला की रहने वाली थी और मुझे धोखाधड़ी से फंसाया गया है। शादी जो है कल्लू और राम सिंह नामक ने कराई थी, जिसमें हमारे मौसा जो है उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि कोई लड़की हो कल्लू से, कोई हो लड़की हो तो बताइए। हमारा एक भांजा है वो कुआरा है अभी, कहते हैं उसके लिए कोई लड़की बताए। तो उनने कल्लू ने कहा कि हमारे जो मौसेरे भाई हैं राम सिंह, वो उनके नज़र में एक लड़की है, वो आपके भांजे की शादी करा सकते हैं। तो कल्लू से हमारे मौसा जी ने पूछा इसमें क्या खर्चा आ जाएगा। तो वो कल्लू बोला कि आप अपने भांजे को बुला लीजिए, उसके बाद हम आप बता देंगे कितने रुपये खर्चे में आएंगे। तो मैं कल्लू से जब मिला, कल्लू ने मुझसे बोला 1 लाख रुपए आपके इसमें खर्चा आएंगे। तो हमने साथ बाद में दिए। जब हमारे 11 जगह को हमारा पक्का हो गया तो हमने उसको कहते हैं 1 लाख रुपए पूरे दे दिए। 1 लाख रुपए कहते हैं राम सिंह को। अब वो 2 दिन तो सही रही। तीसरे दिन वो बोली मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया, कहते हैं सूरज के सामने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको दिखाया। तो मुझसे बोली आप उसका पर्चा वगैरह बनाया, तो मोहल्ले का नाम लिखा गया इसमें मंडिया नादरबाग शिव मंदिर, सही है। तो उसको जब डॉक्टर के पास अंदर लेके पहुँचे तो उन्होंने जो है मुझसे कहा आप 2 मिनट बाहर जाओ। तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं फिर अंदर गया। मुझे नहीं पता उन्होंने डॉक्टर साहब से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर वापसी उसको लेकर वापसी आ गया। फिर वो जो है नखरे की ज़्यादा करने लगी कि फिर उन्हें 2:30 पे 2:45 का टाइम होगा। तो मैं यहाँ से घर से अपना खेला सही कराने के लिए चला गया। तो वो जो है इतनी देर में पता चला जब मैं घर लौट आया तो 112 बाकी सिविल लाइन थाना पुलिस घर पे आ चुकी थी। सब वही साहब क्या पता क्यों बुलाई थी। फिर उसका आधार कार्ड चेक करा गया तो उसमें उसका नाम यास्मीन निकला। शादी करी थी, सब साथ फेरे हुए थे, हल्दी वगैरह। मेहमान भी हमारे मेहमान भी 25-30 मोहल्ले के वजह 25-20 लोग। इन लोगों का ये धंधा है आदमी फंसाने का। ये इन्होंने खुद कह रखा है कि मैं ये इसका काम जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करता हूं। पुलिस अफसरों ने भी साफ कर दिया है कि पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। एक पुनीत नाम का युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उसके संपर्क में एक आदमी आता है कि
तुम कुछ खर्च करो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और फिर उसकी शादी एक लड़की रिया गुप्ता के नाम से उसकी शादी कराई जाती है, जिसमें वो उसका आधार देख के शादी करती है। शादी के 2 दिन बाद वो जो तथाकथित उनकी पत्नी है वो सब सामान वगैरह समेट के जाने की फिराक में रहती है। उस पर घर में एक विवाद होता है कि कहाँ जा रही हो। तब उस पुलिस के पास सूचना आती है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो रिया गुप्ता ना होकर के यासीन नाम उसका है, और वो यास्मीन नाम है, और पहले से ही वो शादीशुदा है। संबंध में जब जांच की जाती है और युवक की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जाता है, तो साक्ष्य मिलने के बाद रिया गुप्ता उर्फ यास्मीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा। दरअसल रिया गुप्ता उर्फ यास्मीन की गिरफ्तारी से इतना तो पता लग ही गया कि वो शादी नहीं, 1 लाख की ठगी, जेवर और दूसरा सामान लेकर चंपत होने का प्लान था। इसमें किसकी क्या भूमिका थी वो राम सिंह और कल्लू के अब हाथ आने के बाद साफ होगी। फिलहाल पुलिस ने एक रात की दुल्हन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। शस्त्र तस्कर के साथ मकान मालिक की शामद। कैंट पुलिस ने मोहनपुर में मदार के पास से एक शस्त्र तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम कय्यूम कुरैशी है, जो मूल रूप से पीलीभीत में बीसलपुर के मीरपुर वाहनपुर का रहने वाला है, लेकिन बरेली के ठिरिया निजावत खां में शेखों के मकान में किराए पर रह रहा था। पुलिस को उससे एक 12 बोर का तमंचा भी मिला है। इंस्पेक्टर संजय कुमार धीर ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुलिस से छिपकर रह रहा है। ये बात उसके मकान मालिक की जानकारी में थी। चूँकि पुलिस ठिरिया में डुगडुगी पिटवा कर ऐलान कर चुकी है कि बगैर वेरिफिकेशन कराए किसी भी किराएदार को रखा, और वो अगर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी, इसलिए शेखों पर भी एक्शन हुआ है। मोबाइल छीनने वालों की शामत, फिर चली गोली। थाना सुभाष नगर में बीडीए गेट के पास से बाइक सवार 2 बदमाश पुरानी चांदमारी के रहने वाले विशाल से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद बदमाशों की तलाश में लगी थी। उनके बारे में पुलिस को मुखबिर से पक्की खबर मिली। तब बरेली बदायूं रोड पर कामाख्या देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की गई। 2 संदिग्ध रामगंगा इलाके की तरफ से बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं और बाइक मोड़कर बदायूं की ओर से बरेली जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे। दोनों का पीछा करके पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी बाइक से कूदकर फरार हो गया। घायल ने अपना नाम समीर निवासी जगतपुर चौकी सब्जी मंडी थाना बारादरी बताया। उससे एक तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ। वो मोबाइल भी उससे मिल गया जो छीन कर फरार हुए थे। आइए सुनवाते हैं सीओ अंजनी कुमार तिवारी इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। आज बीती रात दिनांक 16/6/2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश के अभियान के दौरान थाना सुभाष नगर चौकी प्रभारी रामगंगा श्री प्रसून कुमार को मुखबिर खास के माध्यम से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध बदमाशों के देखे जाने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, चौकी प्रभारी प्रसून कुमार, चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह और हमराही फोर्स के द्वारा बदायूं रोड पर बीडीए गेट के आगे निर्माणाधीन बाईपास के पास 2 संदिग्ध बदमाशों को रामगंगा की तरफ से करगेना की तरफ आते समय पुलिस बल के द्वारा सामने और पीछे से घेर कर रोकने की कोशिश की गई, जिस पर बदमाशों ने दाहिने तरफ कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल मोड़ दी तथा बदमाशों को रोकने हेतु पुलिस पार्टी के द्वारा ललकारे जाने पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाले बाल बचे। बदमाशों की मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा अपने सरकारी असलहों से आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार व उपरीक्षक प्रसून कुमार के द्वारा एक फायर किया गया, जिस पर एक बदमाश गिर पड़ा तथा एक बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरे बदमाश ने अपना नाम समीर पुत्र नसीम जावेद निवासी सूफी टोला श्यामगंज बारादरी बताया, जिसकी जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर, नाल से एक खोखा व पैंट की जेब से एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोबाइल फ़ोन मोटरोला 320 रुपये नकद तथा एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बदमाश ने उसको अपने भागे साथी शगुन भारद्वाज निवासी बीडीए कॉलोनी करेली की बताया तथा बरामद मोबाइल को
दोनों के द्वारा मिलकर दिनांक 12/6/2026 को बीडीए गेट के पास से एक व्यक्ति से छीना जाना बताया था। मरम्मत का काम पूरा, तड़के खुलेगा चौपला पुल। चौपड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुल से बेरिंग वगैरह बदलने का काम पूरा हो गया, ऐसा डीएम की तरफ से दी गई तय समय सीमा में ही पीडब्ल्यूडी ने कर लिया है। अब पुल को ट्रैफिक के लिए तड़के 6 बजे से खोल दिया जाएगा। इसे लेकर द लीडर हिंदी की टीम ने चौपला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा था। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के चौपला पुल पर। और आप देख सकते हैं ये पुल की जो पूरा मरम्मत के लिए इसको बंद किया गया था और कल अब इसको खोलने का जो है यहाँ पर विधिवत किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो आपको जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इनमें गैप आया था और उसके बाद पूरी रिपेयरिंग करने के लिए इसको बंद किया गया था। और अब वो दिन आ ही गया है जब इसकी पूरी मरम्मत का जो है काम पूरा हो चुका है और इन बैरिकेड्स को हटाने के बाद इस पर यातायात शुरू हो जाएगा। माना ये जा रहा है कि कल की वो तारीख निहित की गई है और तमाम जो यहाँ पर कंपनी जो एजेंसियाँ काम कर रही थी उनसे अनुमति लेने के बाद यहाँ पर यातायात को शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा काम है वो हो चुका है और कुछ लोग जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं उनको हटाकर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि वो देखिए बाइक सवार वो किस तरीके से वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल बैरिकेड पूरे किए गए हैं लेकिन लोग इन बैरिकेड्स को हटाकर और इस पर दौड़ते हुए भी दिख रहे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।